ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप्स गिव यू सेफ्टी, इट इज ग्रोथ दैट गिव्स यू सेफ्टी. It is longevity of growth, the sustenance of growth that gives you safety. It is not caps. Grow करना ज़रूरी है, and which is what अगर आप 10 म्यूचुअल फंड ले रहे हो उससे अच्छा पैसे भी ले लो, सस्ते में काम हो जाएगा. डोंट डू अ कॉम्बो बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम. ऑलरेडी 10 के साथ आपको 500 नाम आ रहे हैं, फिर आप एक पैसिव भी ले लो, और ज़्यादा नाम ऐड हो रहे हैं. वो 10 सब्सटीट्यूट करके आप केवल पैसिव ले लोगे, रिजल्ट सेम आने वाला है. और दूसरा पैसिव में दे रहा था, जो गवर्नमेंट है वो बहुत लॉन्ग पीरियड सोचती है, वो एक एक साल का नहीं सोचती है. तो ये बजट देख के कि इसमें इंक्रीज हुआ इसमें डिक्रीज हुआ, वो एक्चुअली पिछले साल आपने काम शुरू किया, उस काम का जैसे घर बनता है ना, एक स्लैब पड़ा फिर दूसरा पड़ा, तो उसके हिसाब से आप कमिटमेंट करते हो जी. तो बजट में वो दिखाई देता है, बजाय कि उस साल हमने कितना शुरू किया. जी. हमको लगता है कि गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू लीड. Hey my dear audience, मैं हूँ ज़ील दोषी ठक्कर and I welcome you all on this podcast. You know my dear audience, आज मेरे साथ present एक बहुत ही amazing guest. We have Mr. Pratik Agarwal, MD and CEO of Motilal Oswal Asset Management Company. मार्केट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टर साइकोलॉजी के बारे में हमसे बहुत सारी बातें करने के लिए सर आज प्रेजेंट है. तो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. Yes. So, Mr. Pratik, Motilal Oswal AMC 2008 में start हुई थी, and it has not been even 20 years, and हम already 1 लाख करोड़ का AUM क्रॉस कर चुके हैं. क्या है हमारी फिलोसॉफी जिसने हमें इतना क्विकली ग्रो करने में हेल्प किया है? एक होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड चालू करें और जैसे कि और 40-50 म्यूचुअल फंड हैं वैसे ही प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिंग को अप्रोच करें. हमारी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, पोजीशनिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. हम अपने आप को ग्रोथ इन्वेस्टर्स बताते हैं. सिंपली पुट, बाज़ार में 2 तरीके होते हैं पैसे बनाने के, कि 100 की अर्निंग्स 125 160 हुई और चलती रही, तो बिजनेस की वैल्यू जो है बढ़ रही है, ओवर टाइम वी विल मेक मनी. दैट इज़ ग्रोथ इन्वेस्टिंग, विच इज़ व्हाट वी स्पेशलाइज इन. द अदर इज़ कि 100 रुपये की चीज़ 50 पे मिल रही है, किसी वजह से मिल रही है, आप उसको लेते हो, तो वजह अगर चेंज हुई तो आपका 50 से 100 की जर्नी में आप पैसे बनाओगे. दैट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग. वी से इंस्टेड ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड एंड ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन अ फंड, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए सब ऑप्टिमल रिजल्ट देता है, से कि आप अगर हमको देखते हो तो सी अस एज ग्रोथ इन्वेस्टर्स. वी फॉलो द QGLP फिलोसफी, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एंड वैल्यूएशन, which this following this philosophy closely ensures कि हमारे पोर्टफोलियो की अगर आप ग्रोथ इन अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री देखोगे तो उस स्पेस में जो भी बाकी फंड्स होंगे उनसे एक दर ज़्यादा दिखेगी. हमें लगता है कि आवर पोर्टफोलियोज वुड हैव द हाईएस्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ कोशेंट इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट. तो हमारा कहना यह है कि हम छोटे हैं. आपने 1 लाख करोड़ की बात की, टोटल हमारा मार्केट शेयर 2% भी नहीं है. तो पर जो हम कह रहे हैं लोगों को वो ये कि अगर आपको लगता है ग्रोथ मेक्स यू मनी, तो अपना पूरा ग्रोथ का पैसा हमारे अलग अलग फंडों में आप लगा सकते हो. और दूसरा, इफ़ यू थिंक यू वांट टू डिवर्सिफाई बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू, give us the growth part. When growth as a style does well, we shall do very well. And pair us with the best of the value managers. So that is what our first thought is. Second, अगर आप हमारे म्यूचुअल फंड का कंस्ट्रक्ट भी देखोगे जी. तो वो बहुत डिफरेंट है और हमारे हिसाब से बहुत प्रीमियम है. कि जैसा आपको ऑल्टरनेट्स PMS AIF वगैरह में मिलता है, वैसे हमारे कई फंड्स पोजीशन है. 20 से 35 स्टॉक के बीच में, फ्लैट कंस्ट्रक्ट,
आपको मोस्टली जो चिल्लर कहते हैं कि 0.2 0.25 की वेटेज वाले पोजीशनिंग, वो हमारे हाउस में बहुत कम दिखेंगे। आईपीओ वाले दिख जाएंगे बट अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो जिसको मतलब मोर लाइक ऑल्टरनेट्स, बहुत प्रीमियम कंस्ट्रक्ट है विच वी डू ऑन द म्यूचुअल फंड साइड ऑल्सो, राइट। trying to give investors what we at the house do best. यू नो कई बार लोग कहते हैं कि वो वैसा करते हैं, मैंने कहा भाई हमको खरीदो हमारी वजह से, वी डोंट वांट टू लुक लाइक एनीबॉडी। परफेक्ट। इनफैक्ट जैसा आपने कहा कि आपके कुछ कुछ फंड्स है, दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल एंड एब्सोल्युटली। जब मैं लार्ज कैप की, मिड कैप की, कुछ कुछ फंड्स की बात करती हूँ, मोतीलाल ओसवाल के फंड्स हैव रियली डन वेल। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन आई ऑब्जर्व्ड इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। So there are funds जिसमें almost 50 to 60% allocation would be towards the top 10 stocks. So how do you get that conviction कि भाई ये 10 stocks में मैं मेरा पूरा AUM का 50-60% allocate करूँगा? जैसा आपने कहा कि आप 0.2% ऐसे चिलर stocks में डालते ही नहीं हो। मैं सिर्फ 25 stocks, 27 stocks का एक portfolio बनाऊँगा and my major chunk will be with very much conviction. वो conviction से ही आता है। How do you get that? बहुत आसान है। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जी। दूसरा स्टेप ये होता है कौन सा मार्केट में स्पेसेस हैं जहाँ पे हाई ग्रोथ ऑब्टेनेबल है। तो मैं तो इन्वेस्टर्स को बोलूँगा कि आप पेंसिल आउट करो कि रिन्यूएबल में हाई ग्रोथ आएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएगी, जो न्यू टेक है वहाँ आएगी, शायद डिफेंस में आएगी। आप स्पेसेस निकालो, फिर आप हमारा कोई भी पोर्टफोलियो देखो, chances are you will find those spaces in our portfolio. That is the method in madness. पहले स्पेस निकालो, फिर उसके बाद मैनेजर अगर लार्ज कैप मैनेज कर रहा है तो वो लार्ज कैप वाली स्पेस में ढूंढेगा, अगर मिलती है तो उसको इंक्लूड करेगा, मिड कैप वाला वैसे ही करेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डू एंड हेंस everybody goes about it in a different manner, but hence our earnings growth quotient of our portfolio stays very high. दिस इज़ द मेथड इन मैडनेस। और अगर आपने पहले ही बता दिया है कि भाई मिनिमम 2.5% की स्टेक होनी चाहिए, मैक्सिमम 5.5 की होनी चाहिए, जो एक कंस्ट्रक्ट हम कोशिश करते हैं फॉलो करो, प्राइस मूवमेंट की वजह से सब चेंज होता रहता है, बट वो आपको कई सारे फंड्स में दिखेगा। अगर जैसे आप अगर हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड देखोगे, आप 11-12 महीने का निकाल के देख लो पोर्टफोलियो, यू विल सी स्टॉक्स मूविंग इन अ पर्टिकुलर रेंज। तो दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट इज मेड आउट टू बी। और दूसरा, हम मानते हैं कि इन्वेस्टर, वी आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। इन्वेस्टर का आज के दिन प्रॉब्लम कुछ और है। अगर वो 10 फंड रखता है ना, और वो ऐसे फंड हैं जो कि इंडेक्स के दोनों तरफ पोजीशनड हैं, तो अगर आप सोचोगे तो उसको ऑन एन एवरेज इंडेक्स ही मिल रहा है, और उसमें फिर वो फीस भी दे रहा है। जी। हम कहते हैं कि आप हमको, वी अंडरस्टैंड, वी नो कि हम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का एक पार्ट ही हैं। जी। ओके, वी आर नॉट द होल। सो वी सर्व द इन्वेस्टर बेटर बाय फोकसिंग ऑन व्हाट वी डू बेस्ट, which is focused high conviction growth investing. And if you pair us with somebody else who is best at value, आपका टोटल 100-125 स्टॉक में पोर्टफोलियो बन जाता है। वरना अगर आप लंबे लंबे पोर्टफोलियो चला रहे हो और इन्वेस्टर 10 पोर्टफोलियो खरीद रहा है, तब तो वो 500-600 स्टॉक ओन करता है, which will result in suboptimal numbers. तो अब इसमें क्या है कि हम इससे नहीं डरते कि जब ग्रोथ नहीं काम कर रही होगी, वैल्यू काम कर रही होगी, तो हम बुरे लग रहे होंगे, एंड वाइस वर्सा। हम ये देखते हैं कि हम क्लाइंट के लिए कौन सी पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट इज द क्लाइंट प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। इसलिए मैंने कहा कि वी आर बिल्ट वेरी डिफरेंटली, और जैसे जैसे हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी तो उनको समझ में आएगा कि वी सर्व अ पर्पस, वेरी गुड पर्पस। राइट। अगर आप गूगल भी करो ना कि कितने नंबर का पोर्टफोलियो होना चाहिए इन अ क्लाइंट, इन एन इंडिविजुअल्स पोर्टफोलियो, you'll get some numbers. Either you will not or you will, and then you will also understand what we are trying to do. So जैसे अभी आपने कहा
कि अगर हम लोग बहुत सारे फंड्स में डाल रहे हैं तो मेरे 500-600 स्टॉक्स से एक्सपोजर हो जाएगा, विच आई अंडरस्टैंड। फिर तो आपको इंडेक्स का बराबर ही रिटर्न मिलेगा क्योंकि आपने इंडेक्स ही पूरा कैप्चर और कर फीस लिया भी है। दे रहे हैं, बराबर नहीं निकलेगा फीस। राइट, एक्सपेंस रेशियो वो सब भी जा रहा है, एब्सोल्युटली राइट। आई हैव सीन क्लाइंट्स पोर्टफोलियो जहाँ पे उन्होंने 3 लार्ज कैप, 6 मिड कैप, 10 स्मॉल कैप्स इस तरीके से एसेट एलोकेशन करके रखा है, जो कि रियल में डाइवर्सिफिकेशन उनको बेनिफिट दे ही नहीं रहा है। नहीं आइडियली किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो किस टाइप का होना चाहिए? नहीं, मतलब दैट इज बेस्ट लेफ्ट टू द एडवाइजर। पर अभी किसी को लार्ज कैप की है, सी हर किसी का ना एम ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिंग का अलग होता है। जी। किसी को ग्रोथ चाहिए, किसी को प्रिजर्वेशन चाहिए, किसी को जनरली का एक्साइटमेंट चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट दैट दे आर सीकिंग फ्रॉम देयर इन्वेस्टिंग, आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। राइट। जैसे कि अगर आप प्रिजर्वेशन पे जाते हो तो आप ऐसे कंस्ट्रक्ट पे जाओगे जहाँ क्वालिटी ऑफ बिजनेस के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। हाई रोसी बिजनेसेस आप देखोगे कि कम वोलेटाइल होती हैं, शायद कंपाउंडिंग कम हो पर वोलेटिलिटी कम होती है। राइट। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो ऐसा सोच सकते हैं। मतलब आई वुड से पीपल अप टू 50, 55, 60 would probably want to expand their monies because their incomes are continuing. Right. These days people work for longer and they want the pot of money to grow. May want to be with people who design higher growth in earnings portfolios, राइट। which is what we do. और एक थॉट यहाँ पे है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, स्लाइटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा। लोग कहते हैं कि लार्ज कैप सेफ है। तो मैं 94 में आया था बाजार में, उससे पहले कि अगर आप इंडेक्स देखोगे तो उसमें शायद आपको हिंदुस्तान मोटर, प्रीमियर, पद्मिनी टाइप की कंपनियां दिखेंगी, इंडेक्स की कंपनियां थी, वो लार्ज कैप ये नहीं थी। तो आज के दिन वो है ही नहीं। तो कैप सेफ्टी नहीं देता है। सत्यम कंप्यूटर्स राइट एट वन बहुत पॉइंट सारी और शायद इंडेक्स, हाँ वो भी आई होगी। यस। बहुत सारी है। और अगर आप डाउ जोन्स देखते हो तो शायद उसमें एक भी कंपनी नहीं है जो कि कभी लार्ज कैप होती थी, जो उसकी इनिशियल कंस्ट्रक्ट थी। तो ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप्स गिव यू सेफ्टी, इट इज़ ग्रोथ दैट गिव्स यू सेफ्टी। It is longevity of growth, the sustenance of growth that gives you safety. It is not caps. Right. Grow करना ज़रूरी है, and which is what we seek from our investing. राइट। यू नो, हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, दीज डेज पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। जैसे अगर इंडेक्स फंड्स आ चुके हैं, ईटीएफ्स आ चुके हैं, तो बहुत जिनको ऐसा है कि मुझे पैसिव फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। सो आइडियली हमें क्या प्रोपोर्शन रखना चाहिए, कितना फंड, लाइक अप्रॉक्स कि मे बी मैं 50% एक्टिव रखूँ, 50% पैसिव? Okay, so don't confuse. If you believe managers can generate alpha, we believe this is time for alpha, तो एक अलग thought है। पर अगर आप 10 म्यूचुअल फंड ले रहे हो, उससे अच्छा पैसिव ही ले लो, सस्ते में काम हो जाएगा। डोंट डू अ कॉम्बो बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम। ऑलरेडी 10 के साथ आपको 500 नाम आ रहे हैं, फिर आप एक पैसिव भी ले रहे हो, और ज़्यादा नाम ऐड हो रहे हैं। तो वो 10 सब्सटीट्यूट करके आप केवल पैसिव ले लोगे, रिजल्ट सेम आने वाला है। ओके। और दूसरा पैसिव्स में देयर आर सम इंटरेस्टिंग, तो ये तो हो गया इंडेक्स वाले पैसिव्स। जी। फिर स्टाइल के पैसिव्स होते हैं कि मोमेंटम फंड्स हैव स्टार्टेड, वी लॉन्च्ड वन सम टाइम बैक। एक्टिव मोमेंटम भी है हमारे पास, पैसिव मोमेंटम भी है। फिर आपका वैल्यू भी एक स्टाइल है, आप उसका भी फंड ले सकते हो। सो लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स विच गो इनटू इन्वेस्टिंग, उसके भी फंड्स आ चुके हैं। And those are, so if somebody believes in value investing, instead of going to value manager, आप वैल्यू का पैसिव ले लो, वैल्यू का इंडेक्स फंड। so हाँ, so that is the other way of going about it. ओके। अभी आपने कहा कि देयर इज अ चांस फॉर अल्फा जनरेशन। हाँ सो क्यों? बिकॉज हमारे मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। हाँ, so वो भी है, बट ये एक थॉट है जो हम शायद अभी 2.5 साल से शेयर कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे कि कितना परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स
have outperformed over this period, the index. I think it's a sharp increase versus the percentage we did over the 10 years before that. Okay. 2008 से 2021 तक जो आउटपरफॉर्मेंस आई थी परसेंटेज की, उससे शायद 20 से अभी तक ज़्यादा आई होगी। सी अल्फ़ा कैसे बनता है? अल्फ़ा बनता है अगर एक नई स्पेस आए, नई स्पेस है तो इंडेक्स में नहीं है जी। ओके जी। और अगर आप ये फॉलो करते हो कि मार्केट्स फॉलो अर्निंग्स ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सिंपल एक्सपेक्टेशन है, राइट? जी। तो अगर वो नई स्पेस काफ़ी लंबे समय तक ग्रोथ देती रहे, तो अगर आप उसमें अपना पैसा पोजीशन करोगे, चांसेस ऑफ यू डूइंग बेटर देन द इंडेक्स इज हाई। सो 90 के दशक में सॉफ्टवेयर एक ऐसी स्पेस आई थी। जी। अर्ली 2000 से 20 सालों तक प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने बड़ा अल्फा जनरेट करके दिया। 2 साल बीच में शायद रियल एस्टेट ने किया था। अब अगर हम पिछले 5 साल देखें जी। तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 5 साल पहले, डोंट होल्ड मी टू द एग्जैक्ट नंबर, बट 5 साल पहले एक हॉस्पिटल लिस्टेड था। और ये सारी स्पेसेस में आप सोचो कि ग्रोथ क्या इंडेक्स की 11, 12, 13% से ज़्यादा होगी या नहीं। ठीक है, वैसे ही अगर आप न्यू टेक देखो तो एक भी कंपनी नहीं थी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देखो तो शायद एक कंपनी जस्ट अबाउट आई थी। ठीक है, अगर आप कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम, एक भी म्यूचुअल फंड लिस्टेड नहीं था शायद, एक आध ब्रोकर लिस्टेड होंगे। सो डिफेंस की काफ़ी कंपनियां आ गई हैं। लग्जरी कंजम्पशन अगर आपको लगता है कि एक स्पेस है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकती है, एक या दो नाम थे पहले, अभी काफ़ी ऐड हो गए। तो लॉट ऑफ दी स्पेसेस हैव गॉटन एडेड। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले थी ही नहीं, अब आ गई है। रिन्यूएबल्स में सोलर, मतलब इंडस्ट्री नहीं थी जी, but now it is नई इंडस्ट्री getting आके lot अब मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। सो डिफेंस इन सम मैनर द अर्लियर फोकस वर्सेस नाउ। और साथ में अगर आप देखो तो चाइना +1 की जो थॉट आई है, नाउ इट इज चाइना एंड सैटेलाइट्स +1 is doing wonders to our manufacturing. right. So अगर growth makes you money, then today, like what software did in 90s, there are many spaces which have emerged over last 5 years only. 5 to 6 years. तो इंडेक्स में नहीं है या कम है, क्वांटम ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, सस्टेनेबिलिटी आगे काफ़ी है। तो वी हैव बीन सेइंग कि ये जो है इस पीरियड फॉर अल्फा। राइट। अगर आप हमारे फंड्स देखोगे तो आपको पुरानी लेगेसी स्पेसेस दिखेंगी ही नहीं। सो फॉर मतलब डोंट अगेन टेक मी टू द लास्ट डेसिमल, बट पूरे फंड हाउस में लार्ज कैप आईटी, सीमेंट, स्टील, कोई भी आइस इंजन की व्हीकल्स, प्योर आइस इंजन कंपनीज, ओके, ऑयल, कोयला, इवन बैंक्स आर वेरी लो। जो भी स्पेसेस आपको लगता है इंडेक्स से कम ग्रो करेंगी वो है ही नहीं, प्राय है ही नहीं। तो दैट इज हाउ शार्पली वी आर पोजीशन। ओके। तो वो अगर इन्वेस्टर्स को चाहिए ना शार्पली पोजीशन ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, तो दिस इज वी आर फॉर हिम और हर। श्योर। जैसे अभी आपने एग्जांपल्स दिए कि बहुत सारी स्पेसेस थी जो पहले थी नहीं बट अब ओपन अप हुई है। ठीक है, बहुत सारी थीम्स है ऐसी जो अभी अभी आई है, जैसे रिन्यूएबल्स आपने कह दिया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, ये सब न्यू थीम्स आई हुई है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन द अपकमिंग थीम्स? इनफैक्ट कई बार ये भी होता है कि गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिकली सेक्टर को बूस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बजट या रिबेट्स या समथिंग। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है, थीम्स है जो आने वाले 3 to 5 इयर्स में मुझे ग्रोथ देखने मिल सकती है उन सेक्टर्स में? इस तो कईयों का नाम हमने ले लिया, थोड़ा सा फ्लैश आउट करता हूँ। जैसे पहले जब हमारी पर कैपिटा कम थी तो हम एक कंट्री ऑफ सेवर्स होते थे जी। अब जब पर कैपिटा धीरे धीरे बढ़ रही है तो फ्रॉम अ कंट्री ऑफ सेवर्स हम कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स बनते जा रहे हैं। और ये आपको दिखेगा जैसे जैसे कोई भी स्टेट में आप पर कैपिटा बढ़ता हुआ देखोगे, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उस स्टेट के ऐड होते जाते हैं। जी।
सो कैपिटल मार्केट कंपनीज अभी उसमें ब्रोकर्स हो सकते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, उसमें जो इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हो सकते हैं वो हो सकते हैं। फिर जैसा कि हमने कहा कि whole world wants, let's say, cleaner air, lower carbon dioxide, move away from fossil fuels। राइट तो उसमें आपके सारे जो आज के दिन आपको विंड और सोलर मिलेगा। राइट हाइड्रो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाता, पहले भी था, शायद उस पर फोकस ज़्यादा मिलेगा। आने वाले टाइम पे शायद न्यूक्लियर भी मिलेगा, पर न्यूक्लियर का अभी फ़िलहाल लिस्टेड स्पेस में कोई ज़्यादा वो है नहीं। जी सिमिलरली स्पेस बाय स्पेस अगर आप सॉफ्टवेयर में जाओगे तो जो आज के दिन मालवेयर वगैरह आ जाता है, सिस्टम्स हैक हो जाते हैं। सो पीपल हु डू प्रोटेक्शन, ऑटोमेशन, अभी एआई आने वाला है। सो पीपल हु आर फोकस्ड देयर टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस, आई थिंक लॉट ऑफ देम विल डू वेल। राइट बट इसमें क्या हो रहा है कि जो बड़ी कंपनियां पहले हैं वो भी कोशिश करेंगी, उनकी भी ये एक बड़ी पार्ट ऑफ टोटल होगा, बट चूंकि लीगेसी बिजनेसेस आर सो लार्ज, उनके में डेल्टा ग्रोथ शायद कम आए। तो अभी न्यू टेक है, यू नो, लॉट ऑफ दिस, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो कंज्यूमर टेक हो, पीपल आर यूजिंग दैम। मतलब अब तो अगर बॉम्बे में देखें तो शायद ही कोई नोट लगा निकाल के देता है। एवरीबडी डज अ यूपीआई और फोन से यूपीआई, पेमेंट्स यस। सो वैसे ही रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बजाय लोग शायद खाना घर पे मंगाते हैं। वो बच्चे लोगों का ट्रेंड है। लॉट ऑफ व्हाट वी विल सी इन फ्यूचर इज व्हाट द किड्स आर डूइंग नाउ, यू नो, दैट इज द क्लाउड किचन फ्यूचर। कॉन्सेप्ट फिर अगर हम China+1 देखें तो वहाँ पे केमिकल कंपनीज बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद हम ऐसा, अगर दुनिया को अगर केमिकल चाहिए एक ऑफ चाइना, तो इंडिया हो जाता है। हमारे यहाँ नंबर ऑफ पीपल, नाउ वी आर मोर देन चाइनीज। सो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लास्ट पार्ट है, असेंबली करानी है, कपड़े बनवाने हैं, लॉट ऑफ दीज बिजनेसेस, इंडिया इज़ वेरी नाइसली पोजिशन्ड। तो ये सब में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगी। और जो अभी चल रहा है, जैसा हमने कहा कि China+1, आज के दिन तो चाइना एंड सैटेलाइट्स +1 है, तो मतलब इट्स अ गॉड गिवन गिफ्ट टू इंडिया एंड मेनी अदर्स। आई होप वी बेनिफिट इन अ लार्जर मैनर। श्योर श्योर यू नो हर बजट में सर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्टर्स को भी प्रमोट करना चाहता है, किसी मे बी कंस्ट्रक्शन, कभी डिफेंस। सो इस बार के जो बजट आए थे, ये जो भी एलोकेशंस हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन से सेक्टर्स को बूस्ट मिला है? या सो अगर हम पिछले बजट से इस बजट में आए तो वर्सेस नॉर्मल एक्सपेक्टेशन की कुछ ओवरऑल जो स्पेंड है केपेक्स पे वो फ्लैट रही है। पर अगर हम उसको सेगमेंट करें तो शायद रेलवे वाले सेगमेंट पे फ्लैट रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल हैज़ इंक्रीज्ड। रोड्स में फ्लैट रहा है क्योंकि अभी हम बीओटी में जाएंगे। डिफेंस में बढ़ा है। ओके तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत लॉन्ग पीरियड सोचती है, वो एक एक साल का नहीं सोचती है। तो ये बजट देख के कि इसमें इंक्रीज हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ, वो एक्चुअली पिछले साल आपने काम शुरू किया, उस काम का, जैसे घर बनता है ना, एक स्लैब पड़ा फिर दूसरा पड़ा, तो उसके हिसाब से आप कमिटमेंट करते हो जी। तो बजट में वो दिखाई देता है, बजाय कि उस साल हमने कितना शुरू किया। जी हमको लगता है कि गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू लीड ग्रोथ थ्रू केपेक्स एंड focused on infra. That is the manner in which growth will be catalyzed in the country. अभी infra can be power, it can be rails, it can be ports, airports, etc. आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन आपको ऑलरेडी वी फील इट, अभी इतना होने लग गया है। ओके इसकी तो दर मेंटेन रहेगी। and how are we try or how can we try to take advantage of this thing? या नहीं, सो जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग ग्रोथ फोकस्ड मैनेजर हैं और आपको कई सारी थीम्स बताई।
अभी आप देखोगे कि एज अ हाउस वी ब्रिंग वन थीम आफ्टर द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ थीमेटिक सेक्टर स्पेसिफिक फंड। राइट। तो हमने एक डिजिटल थीम के ऊपर थोड़े टाइम पहले एक फंड निकाला। एक और फंड जो हमने स्टाइल के बारे में बात की थी, फैक्टर्स के बारे में, तो एक हमने एक्टिव मोमेंटम निकाला। जी। एक अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे निकाल रहे हैं। ये फंड अभी चालू है, 7 मई मई तक। तक ओके। शुरू रहेगा। ओके। सो यू विल फाइंड अस डूइंग इट। और हमारी मंशा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वी ब्रिंग आउट अ सर्विसेज सेक्टर फंड। ओके। ओके, सो द होल थॉट इज, जैसा हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टर को वी शुड बी यूजफुल। सो टेक आवर लेट्स से सर्विसेज फंड पेयर विद इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिर कुछ बचता नहीं है। एंड इन 40-50 स्टॉक पोर्टफोलियो यू आर एक्सपोज टू एवरीवेयर यू नीड टू। तो ऐसा हमारा प्लान है। Okay. So, sir, I have one last question for you, which is a message for our investor and our audience. You know, मैंने recently एक report read किया था, जहाँ पे कोई भी एक म्यूचुअल फंड ने, अगर मैं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ही ले लूँ फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्वेस्टर सिंसियरली 10 years तक SIP करता, तो वो शायद ईयर ऑन ईयर 21% कैगर अर्न करते। बट हमारे इन्वेस्टर्स जो है वो इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें जल्दी से स्विच करना होता है, जल्दी से रिटर्न लेना होता है। कई बार वो बीच में से अपना इन्वेस्टिंग स्टॉप कर देते हैं एंड दे एंड अप जस्ट अर्निंग 10 to 15% बिकॉज उनको नेक्स्ट बेस्ट की तरफ भागना है। आप ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, सो हम छोटे हैं, तो अगर आप नेक्स्ट पेज पे भागते हो तो शायद हमारे पास आओगे, बट दैट्स इट। स्कीम स्विच करते रहते हैं ना, 2 years में छोड़ देते हैं। सो दैट वाज मोर ऑन द जोक साइड। पर Yes. अभी यू नो आई एक्चुअली मेट एन IFA, तो ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, एंड ही सेड फॉर 25 years he had chosen 5 funds then, and till now has been invested into these same funds, achieving a CAGR which has been a tad higher the index, but आप सोचो पूरे ज़माने में उसका टैक्स इंसिडेंस इज 0। So mutual fund is a very nice compounding vehicle where there is no tax leakage. राइट। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा फाइन ट्यून करना है, सपोज आपको बीच में कोई एक बड़ा खर्चा आ गया जिससे आपको वो करना है, Withdraw देयर इज करना है। बोरोइंग पॉसिबल अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। राइट। सो व्हाई ब्रेक इट, क्योंकि फिर आपका टैक्सेशन लग जाता है। बोरो फॉर अ ब्रीफ वाइल and from future flows pay back the borrowing, मतलब that's one Yeah, thought। one way. पर लोग बताते हैं कि एंड द एंड रिजल्ट्स आर वास्टली सुपीरियर। तो जो एक इन्वेस्टर कर सकता है ना, वो ये कि आप कंपाउंडिंग अपने एक्सेल पे कर लो जी। कि आपने 100 रुपया डाला, 12% इज द लॉन्ग पीरियड जी। कंपाउंडिंग दैट हैज बीन अचीव्ड। और समझो 25 साल के बाद आपने निकाला तो कितना निकलेगा, फिर उस समय आप टैक्स पे कर लो। जी। वर्सेस वही 100 के ऊपर सेम ग्रोथ पकड़ो, पर हर 2 साल के बाद आप निकाल के टैक्स उस समय पे करो। जी। ठीक है, आप देखोगे कि 25 साल के बाद बहुत मीनिंगफुल डिफरेंस पैदा हो जाता है। राइट। सो द लॉन्गर यू स्टे इन द फंड इज बेटर। ओके, अमेजिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you very much for your time and giving such deep insights. थैंक यू। So well, my dear audience, I'm sure आप सबने आज के हमारे इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे टेकअवेज लिए होंगे। मोतीलाल ओसवाल का जो ये NFO है, अगर आपको उस पर इंटरेस्ट है, आपको उसके बारे में और जानना है, तो ये धन के ऐप पे अवेलेबल है। आप इसकी डिटेल्स वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। दिस इज ओपन टिल 7th May. And yes, do not forget to subscribe to our channel Investing with Dhan, and I will see you all in our next podcast.